नमस्कार। उत्थान क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कल कहा था, जो पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं क्या है। पाषाण काल पढ़ने से पूर्व एक बैकग्राउंड के रूप में यह जानना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी जानना यह आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर लगभग 4000 वर्ष पूर्व तक का जो इतिहास है, यह मानव सभ्यता का सबसे बड़ा जो समय काल है, जो पूरा पाषाण काल के रूप में रहा है। तो उनका अध्ययन करने के लिए आवश्यक है मानव की उत्पत्ति कब हुई, और पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, फिर धरती पर यह जीव की उत्पत्ति कब हुई और उसको कैसे भूगर्भीय काल क्रमानुसार बांटा गया है। तो इन चीज़ों को आइए क्रमशः एक बेस के रूप में देख लेते हैं, संक्षिप्त में ही देखेंगे, क्योंकि इन सभी विषयों को अलग अलग, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में मानव की उत्पत्ति का डिटेल से पढ़ा जाता है, जियोलॉजी में आपको ये काल क्रमानुसार विभाजन जो है, पृथ्वी की संरचना, उसकी बनावट, इन सब का डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन एक बेस के रूप में संक्षिप्त में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कई सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों में मुख्य रूप से देखें तो इमैनुअल कांट जो एक फिलोसोफर थे, जर्मनी के थे, जो 1755 में गैसीय परिकल्पना, उनकी परिकल्पना थी कि यह इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले यह पूरा ब्रह्मांड एक एक गैस के रूप में था, और वह गैस ट्रेमेंडस स्पीड से यह मूव कर रहा था, और उसी क्रम में छोटे छोटे पत्थरों का निर्माण हुआ और बड़े बड़े जाइंट पत्थरों का निर्माण हुआ, जिसे सूर्य, पृथ्वी, इस सब का उद्भव हुआ, और फिर आगे वह करोड़ों वर्ष लगे उसे ठंडा होने में, और फिर इस तरीके से हुआ, निर्माण हुआ। तो यह इमैनुअल कांट के द्वारा गैसीय परिकल्पना सिद्धांत दिया गया। फिर दूसरा लाप्लेस 1796 में नेबुला परिकल्पना, नेबुला हाइपोथेसिस, यह यह इमैनुअल कांट के द्वारा जो गैसीय परिकल्पना दी गई थी, उसी को एक व्यवस्थित और एक बेहतर रूप देने का यह प्रयास, और उसको और लॉजिकल बनाने का प्रयास किया गया था लाप्लेस के द्वारा, जिसमें नेबुला परिकल्पना, यह नेबुला हाइपोथेसिस भी यही था कि उस समय जो कैसे यह पूरा जो यह गैसीय रूप में यह सारे ब्रह्मांड के जो तत्व थे वो थे, तो वो ट्रेमेंडस स्पीड से जो मूव कर रहे थे, उस मूव करने के दौरान एक आपस में कणों के टकराव या घर्षण या गति के कारण जो है एक बहुत बड़ा जो है टपटा कह सकते हैं, एक पत्थर, विशाल पत्थर का निर्माण हुआ, जो कि बहुत ही गर्म था, और उसी से टूट करके फिर सूर्य, पृथ्वी और अलग-अलग ग्रह का निर्माण हुआ, उपग्रह, तारे और जितने भी आकाशीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड हैं, इन सब का निर्माण हुआ, और उस निर्माण होने के बाद वह फिर करोड़ों वर्ष लगे उसे ठंडा होने में और पृथ्वी को ठंडा होने में, और एक तरीके से कहें जो यह जीव के अनुकूल वातावरण के निर्माण होने में एक करोड़ों वर्ष लगे, क्योंकि यहाँ फिर वायुमंडल का निर्माण हुआ, महासागर का निर्माण हुआ धरती पर, और फिर यहाँ जीव के रहने के अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। तो इसमें एक लंबा समय लगा है, करोड़ों वर्ष लगा है वह। तो यह लाप्लेस के द्वारा 1796 में नेबुला परिकल्पना, यह एक हाइपोथेसिस है, थ्योरी दी गई। फिर उसके बाद अभी वर्तमान में सबसे मान्य जो थ्योरी है यूनिवर्स के निर्माण का, ब्रह्मांड के निर्माण का, और जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति भी हुई है, तो उसमें एडविन हब्बल के द्वारा 1920 में बिग बैंग की थ्योरी दी गई, जिसे हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, उसके फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी, इसे यूनिवर्स एक्सपेंड थ्योरी भी कहा जाता है। जो इसमें यह एक परिकल्पना है, जो एक बिंदु से सभी विश्व का जितना मास था वह एक बिंदु पर केंद्रित था और गैसीय रूप में था, और वह क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ, और महाविस्फोट के बाद यह पूरा विश्व जो है विस्तृत होता जा रहा है, फैलता जा रहा है इस तरीके से। और इसी फैलने के क्रम का भी एक उदाहरण हम लोग, या रेगेना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी रेगेनार के द्वारा दी गई है, उसमें भी पढ़ते हैं, जो पूरी जितना पृथ्वी है वह एक हुआ करता था, जिसे पैंजिया कहा जाता था, बाद में वह टूट करके फिर यह अलग अलग 6 महादेश का निर्माण हुआ है। यह भी वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है, यह प्रत्येक सेंचुरी में, या कह सकते हैं कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, इस तरह वैज्ञानिकों के द्वारा भी कहा जाता है।
तो इसमें बिग बैंग थ्योरी में इसको या हम इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन खैर वो उसका पूर्ण उदाहरण नहीं भी है, लेकिन एक उदाहरण समझ सकते हैं। मान लीजिए कुछ एक बैलून पर हमने कुछ डॉट्स बनाए बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए, यह कैसे यह यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो एक ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन वो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे कि बैलून पे कुछ हमने डॉट्स बनाए और उसको जब हम फूंकना शुरू करते हैं, तो वह क्या होता है, आप उन चीज़ों के जो डॉट्स हैं उसके बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, डॉट्स की दूरी बढ़ती चली जाती है। कुछ यूँ इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं बिग बैंग, यानी कि कहने का अर्थ है एक बिंदु से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन यह धीरे-धीरे क्या हो रहा है, फैल रहा है, एक दूसरे से दूर चला जा रहा है। यह बिग बैंग थ्योरी, एक महाविस्फोट हुआ जिसके संदर्भ में कहा जाता है उसी से फिर सूर्य का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, अन्य ग्रह, उपग्रह, तारे सबका निर्माण हुआ और फिर करोड़ों वर्ष लगे उसे ठंडा होने में और पृथ्वी पर मानव कहें या फिर कहें जीव के रहने के अनुकूल व्यवस्था बनने में यह करोड़ों वर्ष लगे। वैसे यह माना जाता है जो 13.7 अरब वर्ष पहले यह बिग बैंग हुआ था और जिससे फिर यह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें फिर सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी का निर्माण हुआ और फिर करोड़ों वर्ष लगे इसे अनुकूल वातावरण उत्पन्न होने में धरती पर। खैर, तो यह था पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हो गई, तो वैसे कहा जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। तो उन सभी काल को कैसे 4 काल में विभाजित किया गया है। भूगर्भ यानी कि जियोलॉजी के क्रोनोलॉजी के हिसाब से 4 पार्ट में बाँटा गया है। वैसे भी कहें तो हिंदू जो माइथोलॉजी है, उस हिंदू माइथोलॉजी में भी 4 युग में महायुग में बाँटा गया है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो वर्तमान में चल रहा है। कलयुग की आयु भी बताई गई है 4,32,000, फिर द्वापर की इसका 2 गुना 8,64,000, फिर उसका 2 गुना त्रेता का, फिर उसका 2 गुना सतयुग का। तो इस तरीके से बताया गया। कुछ उस रूप में भी हम लोग इसे जोड़ करके याद रख सकते हैं। जो भूगर्भीय काल विभाजन भी 4 भाग में ही है। 4 महायुग की बात की गई है, कल्प की बात की गई है, प्री कैम्ब्रियन इरा, उसके बाद पैलियोजोइक इरा, फिर मेसोजोइक इरा, सिनोजोइक इरा। तो इसमें जब इसको डिटेल में देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा जो किस-किस इरा में किन-किन जीवों की उत्पत्ति हुई। पहले अगर धरती पर कहें तो सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई, तो जल में जीव जो एक कोषीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। तो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो यात्रा है उसमें करोड़ों वर्ष लगे हैं, कोई एक दिन में नहीं। तो आज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया और कल फिर उससे विकसित रूप में कोई दूसरा जीव उत्पन्न हुआ है। तो इस तरीके से वैसे भी अगर कहें तो हिंदू माइथोलॉजी में इसकी चर्चा भी है, जो कैसे मानव कैसे यह जीव की उत्पत्ति और विकास का सिद्धांत, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कह सकते हैं जो स्पीसीज है उसकी उसकी जो बात है, वह जयदेव ने गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें विष्णु के 10 अवतार की कल्पना है और उसमें स्तुति में उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मीन अवतार हुआ यानी कि मछली का अवतार हुआ, उसके बाद कछुआ का अवतार हुआ, उसके बाद वराह अवतार हुआ, वराह यानी कि सुअर अवतार हुआ, फिर उसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, नरसिंह के बाद वामन अवतार हुआ, वामन के बाद परशुराम अवतार हुआ, परशुराम के बाद राम अवतार हुआ, राम के बाद कृष्ण अवतार हुआ, कृष्ण के बाद बुद्ध अवतार हुआ, बुद्ध के बाद कल्कि अवतार, कल्कि अवतार, इसकी परिकल्पना है। तो इसमें भी क्रम देख सकते हैं। सबसे पहले एक जल में जलीय जीव की कल्पना है, जिसमें शैवाल, कवक, इन सब चीज़ों की, अमीबा, इन सब की चर्चा होगी। फिर उसी तरीके से पहले वैसे भी वैज्ञानिकों द्वारा भी यह माना गया है कि सबसे पहले जो जीव की उत्पत्ति हुई वह जल में हुई। जल के बाद फिर जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई या कहें रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद जो है यह चलने वाले, दौड़ने वाले, इस तरह के जीवों की उत्पत्ति का एक क्रम रहा है। वैसे चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को इस संदर्भ में बड़ी प्रमुखता से कोट किया जाता है। वैसे इन सब विषयों के बारे में यदि आपको थोड़ी-सी विशेष जानकारी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी विशेष जानकारी अगर प्राप्त करनी है, तो एक पुस्तक है जिसको मैं आपको बताता हूँ, झा एंड श्रीमाली राइटर है और यह दिल्ली यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है। तो उस किताबों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया भूगर्भीय काल विभाजक जियोलॉजिकली जो है, जो जियोलॉजी का जो क्रोनोलॉजी है, जो प्री कैम्ब्रियन इरा है, पैलियोजोइक एज है, मेसोजोइक एज है, सिनोजोइक एज है, तो यह एक क्रम है। तो इसी में अभी वर्तमान में हम लोग सिनोजोइक एज में हैं और सिनोजोइक एज में मानव की उत्पत्ति हुई है और फिर उसी का क्रम हम लोग आगे पाषाण काल के रूप में अध्ययन करेंगे। जब काल की बात आती है, समय गणना की बात आती है, तो उसमें हम लोग कुछ
एक्रोनिम यूज करते हैं, जैसे बीसी, बीसीई, सीई और ईटी, तो इसका अर्थ जान लेना आवश्यक है, क्योंकि इतिहास की पुस्तकों में बार बार आपकी इससे भेंट होगी। जैसे बीसी, बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, इसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का अर्थ होता है यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। वैसे कहें वर्तमान में ईसा मसीह के जन्म के कितने साल हुए हैं, तो 2024 साल हुए, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो गणना साल की गिनती शुरू हुई, तो जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसके हिसाब से बिफोर क्राइस्ट, सॉरी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात कर रहे हैं। 2024 साल से पहले के अगर समय को हमें अगर अंकित करना है, डिनोट करना है, तो उसमें बीसी का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए वैदिक एज का प्रयोग करें, अगर 1000 बीसी कह रहा है, 1500 बीसी कह रहा है, तो आज का 2000 साल और 1000 बीसी कह रहे हैं, तो 1000 साल वो, यानी आज से 3000 साल पहले की बात है। तो इस तरीके से आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा। बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना है, उसमें उस समय को अगर डिनोट करना है, तो बीसी और बीसी दोनों का सिमिलर मीनिंग है, एक ही अर्थ है। सीई, सी यानी कॉमन एरा, यानी कि अभी वर्तमान में जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल है, उसकी जो गणना होती है, उसमें सीई लिखा हुआ मिल सकता है। एडी, एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। अगर हम देखें तो अगर इसको लिखा हुआ आपको बुक में मिल सकता है, जैसे कि 2024 चल रहा है तो 2024 एडी मिलेगा, उसके 2024 सीई भी लिखा हुआ मिल सकता है। और इसी तरीके से अगर हम बिफोर क्राइस्ट की बात करें, जब उनके जन्म के पहले, तो जैसे कि 500 बीसी, 400 बीसी, तो ये आपको मिल सकता है। तो ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति का है तो कैसे हुआ, कब से हुआ, किस क्रम में हुआ, तो उसको हम देखते हैं। तो वैसे कहें धरती पर अगर जीवन का विकास कहें, तो जीवन का विकास लगभग जीवन की उत्पत्ति 380 करोड़ वर्ष पूर्व। उसके बाद मानव का इतिहास का क्रम है ड्रायोपिथिकस, 15 मिलियन वर्ष पूर्व, 15 मिलियन बीसी ड्रायोपिथिकस नामक मानव की उत्पत्ति हुई। फिर रामापिथिकस, यह 3 से 4 मिलियन पहले वर्ष पहले इनका इन इस तरह के रामापिथिकस से संबंधित जो इनके शरीर के आकार थे, यह मानव नुमा थे, मानव की तरह थे, उनकी मस्तिष्क का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया था। तो ये सब हम आगे देखते हैं। तो फिर धीरे धीरे एक मतलब वर्तमान मानव जिनको होमोसेपियंस कहा जाता है, यह बहुत बाद के हैं, लेकिन यह एक क्रम है ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 मिलियन ईयर्स एगो, होमो हैबिलिस हैबिलिस, होमो इरेक्टस, यह 1.5 मिलियन ईयर्स एगो बीसी। उसके बाद नियंडरथल 1 मिलियन से 40,000 ईयर्स एगो, यानी कि कहें तो नियंडरथल जो है यह वर्तमान मानव के निकट था, यह निकटतम पूर्वज रहा है नियंडरथल 1 मिलियन। इसके अवशेष जो है विश्व के कई हिस्सों में, अफ्रीका में और भी अन्य महादेशों में इसके मिलते हैं। होमोसेपियंस, यह वर्तमान मानव जो 75,000 से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व इस मानव की उत्पत्ति हुई है, और जो वर्तमान में होमोसेपियंस मानव है। इस तरह हम लोगों ने देखा मानव की उत्पत्ति, जिसमें ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल और होमोसेपियंस। अब आइए देखते हैं पाषाण काल। अगर भारत के संदर्भ में बात करें, तो पाषाण काल जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा पाषाण काल या कहें प्रागैतिहासिक काल का है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आता है। पाषाण काल को 3 भाग में हम लोग बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो भारत में प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन जो है, प्रागैतिक प्री हिस्ट्री का स्टडी जो है, रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा प्रारंभ किया गया। वैसे भारत में पुरातत्व के जनक, अभी वर्तमान में देखें तो भारत में जो आर्कोलॉजिकल स्टडी का काम है, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है, जिसका जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एक रिनाउंड आर्कोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा किया गया था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। उसी तरह मध्य पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया, नव पाषाण काल को भी बांटा गया। पूरा पाषाण काल को जैसे कि उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, है ना, निम्न पूरा पाषाण काल, तो इस तरीके से बांटा गया है। तो खैर हम उसमें इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस दृष्टि से हम लोग आगे की क्लास में उसको करेंगे। लेकिन वर्तमान में अभी इसके समय काल को भी देखते हैं। पूरा पाषाण काल 2.5 मिलियन बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का जो समय है, वह समय जो है सो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल में 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक का जो समय है उसे मध्य पाषाण काल के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर नव पाषाण काल, उसके बाद 7,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी तक, 7,000 बीसी से 1,000 बीसी तक का जो समय है यह नव पाषाण काल के रूप में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो यहाँ 4,000 बीसी लिखा है, यहाँ 1,000 बीसी लिखा है। तो कई बार मन में यह सवाल आएगा, जो यह समय का विभाजन है तो फिर यह इस तरह का विभाजन क्यों लिखा गया है? तो कई बार आपको यह समझने में कठिनाई होगी। लेकिन यह क्यों ऐसा है? यह चीज़ समझना महत्वपूर्ण है। यह इसलिए कि यह एक मानव के ओरिजिनल डेवलपमेंट का डिवीज़न है, न कि कोई हम किसी वस्तु का विभाजन कर रहे हैं। यह एक तरीके से कहें तो सांस्कृतिक विभाजन है। संस्कृति के आधार पर, कहने का अर्थ है किस तरह के रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा, भाषा, उनकी आस्था, उनका विश्वास, उनके द्वारा किए गए कार्य, तो वह उनकी क्या पद्धति रही और किन क्षेत्रों में रही है। तो जैसे एक उदाहरण से इसको समझिए, तो उस आधार पर यह विभाजन है। तो जैसे एक उदाहरण से समझिए, आज जो टेक्नोलॉजी, आज जो तकनीक मुंबई में यूज हो रही है, तो आपके गाँव में क्या हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। या कह सकते हैं 10 साल या 5 साल पीछे का जो तकनीक है, मुंबई में जो आज हो रहा है, वो 10-5 साल पीछे का जो तकनीक है, वो आपके गाँव में हो रही होगी। वर्तमान में आज जो हो रहा है, वो 10 साल बाद होने की संभावना है आपके गाँव तक। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही समय काल में लोग पूरे क्षेत्र में, मतलब अगर कहें देश में, अलग-अलग समय काल में जी रहे होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है सांस्कृतिक या फिर सभ्यता की दृष्टि से अलग-अलग समय काल में वो जी रहे होते हैं। आज एक तरफ लोग देख रहे हैं अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं एक लोग एकदम तकनीकी विहीन समाज में बिल्कुल दुनिया से कटे हुए रह रहे हैं। तो यह उन्हीं चीज़ों का, क्योंकि यह वाटर टाइट डिवीजन नहीं हो सकता है। जो आज तक जिन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा था खाद्य उत्पादन में, उन तकनीकों को कल से ही बदल दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यह क्या है कि इस तरह का विभाजन है जो कंटिन्यूअस, मान लीजिए जिस क्षेत्र में उस तरह की तकनीक प्रयोग की जाती तो उसको मध्य का पाषाण कालीन कहा गया, जैसे 4,000 बीसी तक। और जहाँ पे थोड़ी तकनीकी बेहतर हो गई तो उसको नवपाषाण काल के अंतर्गत कंसीडर किया गया और 1000 बीसी तक का साक्ष्य हमें देश के विभिन्न हिस्सों में मिलता है। तो उनका हम लोग कल हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। धीरे-धीरे ये सब चीज़ें क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति, भूगर्भीय काल विभाजन, थोड़ा-सा यह ध्यान ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस आधार पर आपकी एक विकसित समझ विकसित होती है, जो कैसे इतिहास को पढ़ें। तो इसी के लिए मैंने इन चीज़ों को बताया आपको। और फिर नेक्स्ट हम लोग पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, अब फिर क्लास जो है, एक कह सकते हैं एक आधार बेस तैयार हो चुका है। जब इतिहास कैसे जानेंगे, इसके सोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब फिर हम इसके मानव की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, पाषाण काल तक पहुँच चुके हैं। तो अब एक क्लास का आधार तैयार हो गया। अब फिर हमारा विषय जो है तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी में दिल से जुटे रहेंगे। धन्यवाद। तो अब फिर हम अगली क्लास कल। तो जाने से पहले जैसा कि मैंने कहा था, जो आपको एक मोटिवेशनल लाइन बताएँगे, तो एक ही बात है, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, क्योंकि आपने सपने देखे हैं, उसे पूरा किसे करना है? आपको करना है, तो इसके लिए आपको मेहनत दिन-रात करनी पड़ेगी और एक दिशा में लगातार परिश्रम करना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी। धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा, तो आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, कमेंट करें और मित्रों तक पहुँचाएँ, जो तैयारी में लगे हैं, उनके उत्थान में यह वीडियो, यह हमारा प्रयास, हमारा परिश्रम सफल हो। धन्यवाद।